जब भी हमें किसी बैंक या किसी यूपीआई ऐप या मान लीजिए किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है हम फोन निकालते हैं और गूगल पर उनका कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं। ये कितना स्वाभाविक सा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वही पहला कदम जो हमने मदद के लिए उठाया था असल में हमें सबसे बड़े खतरे की ओर ले जा रहा हो? और यही बात इस धोखे को इतना इतना खतरनाक बनाती है। ये कोई तकनीकी कमी का फायदा नहीं उठा रहा। अच्छा। ये हमारे भरोसे का, हमारी आदतों का फायदा उठा रहा है। ये एक तरह से हमारे दिमाग का हैक है, सिस्टम का नहीं। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे और फेक कस्टमर केयर स्कैम्स की परतें खोलेंगे। हम ये समझेंगे कि ये घोटाले काम कैसे करते हैं, ये धोखेबाज हमारे मनोविज्ञान के साथ कैसे खेलते हैं और सबसे जरूरी इस डिजिटल जाल से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। हाँ। और हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है द एनाटॉमी ऑफ फेक कस्टमर केयर स्कैम्स में दी गई जानकारी, जो इस धोखे की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों और कैसे काम करता है। क्योंकि जब हम धोखेबाजों की रणनीति को समझ जाते हैं तो उनका सामना करना बहुत आसान हो जाता है। ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये भरोसे का एक बहुत ही सोचा समझा कत्ल है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। एक आम इंसान जो अपनी किसी समस्या का हल ढूंढ रहा है, वो इन धोखेबाजों के रडार पर आता कैसे है? ये सब एक गूगल सर्च से शुरू होता है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो दो मुख्य तरीकों पर रोशनी डालता है। अच्छा, कौन से दो तरीके? पहला तरीका है नकली वेबसाइट बनाना और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एसईओ का इस्तेमाल करना। एसईओ? हाँ, धोखेबाज बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं जिन पर नकली हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं। फिर वो एसईओ की ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई गूगल पर खोजे, जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन, तो उनकी नकली वेबसाइट सबसे ऊपर के नतीजों में दिखाई दे। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये सिर्फ एक नकली पन्ना नहीं होता। रिसर्च बताती है कि इन वेबसाइट्स का डिजाइन, लोगो, रंगों का इस्तेमाल, सब कुछ इतना सटीक होता है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही कहा, वो हमारी उम्मीदों के साथ खेलते हैं। हम जैसी वेबसाइट देखने की उम्मीद करते हैं वो वैसी ही बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जो शायद इससे भी ज्यादा चालाकी भरा है, वो है स्पॉन्सर्ड विज्ञापनों का इस्तेमाल, मतलब गूगल एड्स। हाँ, धोखेबाज सीधे गूगल को पैसे देकर विज्ञापन खरीदते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका नकली नंबर एक छोटे से स्पॉन्सर्ड या एड टैग के साथ सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर, पहले नंबर पर दिखाई देता है। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक जाल है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो चीज गूगल पर सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद होगी। और अगर उस पे स्पॉन्सर्ड लिखा है तो हम सोचते हैं कि ये तो कोई बड़ी कंपनी होगी जो विज्ञापन पर खर्च कर रही है। पर क्या ये सोच सही है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं। असल में स्पॉन्सर्ड टैग का प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि किसी ने इस जगह के लिए पैसे दिए हैं, बल्कि हमें इसे एक संभावित खतरे के संकेत के रूप में देखना चाहिए। मतलब कैसे? आप सोचिए, एक बड़ा बैंक या एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जिसकी अपनी वेबसाइट पहले से ही गूगल पर पहले नंबर पर आती है, उसे अपने कस्टमर केयर नंबर के लिए अलग से विज्ञापन खरीदने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। ये एक छोटा सा सवाल हमें बड़े खतरे से बचा सकता है। तो ठीक है, जाल बिछ चुका है। किसी परेशान व्यक्ति ने गूगल पर सबसे ऊपर दिखने वाले नंबर पर कॉल कर दिया है। अब फोन की दूसरी तरफ क्या होता है? वो एक साधारण सी फोन कॉल को एक बड़ी लूट में कैसे बदलते हैं? यहीं से घोटाले का दूसरा और सबसे अहम चरण शुरू होता है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। पहला हिस्सा है भरोसा जीतना और घबराहट पैदा करना। जब कोई व्यक्ति उस नकली नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्रोफेशनल और शांत आवाज में जवाब आता है, नमस्कार, एबीसी बैंक में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बिल्कुल असली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह। बिल्कुल, वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम करते हैं। फिर वो आपकी समस्या सुनते हैं और कुछ सेकंड बाद कहते हैं, सर, हमारे सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ी दिख रही है, ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। या फिर कुछ और, जैसे आपके अकाउंट से अभी अभी एक संदिग्ध लेन देन की कोशिश हुई है। हाँ बिल्कुल, ये बात सुनते ही कोई भी इंसान घबरा जाएगा। जाहिर है। यहीं पर वो अथॉरिटी बायस का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई अधिकार वाली जगह से बोलता हुआ लगता है, जैसे कि बैंक, तो हम उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं।
और घबराहट में इंसान की तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। अब वो सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहता है। और वो उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है जो मदद का वादा कर रहा है। एकदम सही। और इसी घबराहट का फायदा उठाकर वो दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का जाल। स्क्रीन शेयरिंग? हाँ, धोखेबाज कहेगा, सर चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या को तुरंत ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी स्क्रीन देखनी होगी। आप बस प्ले स्टोर से एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसा एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक मिनट, ये तो बहुत जानी मानी ऐप्स हैं। कई कंपनियां तकनीकी सहायता के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं। सही पकड़ा। तो एक आम इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि ये एक घोटाला है? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया लग सकती है। और यही तो चालाकी है। वो किसी अनजान या संदिग्ध ऐप का नाम नहीं लेते। वो वैध और भरोसेमंद ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत इरादे से। अच्छा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करके उन्हें एक्सेस कोड बताते हैं, आपके फोन की स्क्रीन का पूरा नियंत्रण उनके पास चला जाता है। वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं। जब आप कहते हैं सब कुछ, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो सचमुच मेरे बैंक के पासवर्ड या OTP देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सोचिए, वो आपको UPI ऐप खोलने के लिए कहते हैं। जब आप अपना पिन डालते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने कौन से अंक दबाए। अरे! जब आपके फोन पर बैंक से कोई OTP आता है तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है और वो उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वे आपका बैंक बैलेंस देख सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे आपने किसी अजनबी को अपना फोन अनलॉक करके दे दिया हो और कहा हो, जो चाहे कर लो। बिल्कुल, ये सोचना भी डरावना है। ये तो डिजिटल दुनिया में किसी के घर में घुसकर तिजोरी की चाबी लेने जैसा है, और हम खुद ही उन्हें दरवाजा खोलकर अंदर बुला रहे हैं। और तीसरा हिस्सा क्या है? फिर आता है तीसरा और अंतिम हिस्सा, खतरनाक ऐप इंस्टॉल करवाना। कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग के बजाय वो एक और तरीका अपनाते हैं। वो क्या? वे कहते हैं, सर आपको जो रिफंड मिलना है उसके लिए आपको हमारी एक छोटी सी रिफंड ऐप इंस्टॉल करनी होगी। फिर वे व्हाट्सएप पर एक .apk फाइल का लिंक भेजते हैं। .apk फाइल? ये क्या होती है? ये सामान्य ऐप्स की तरह प्ले स्टोर से डाउनलोड क्यों नहीं होती? APK फाइल मतलब एंड्रॉयड ऐप्स का इंस्टॉलेशन पैकेज होती है। इसे प्ले स्टोर के बाहर से सीधे फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा। धोखेबाज इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्ले स्टोर पर ऐसी खतरनाक ऐप्स को डालने की इजाजत नहीं होती। वो आपको इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए कहेंगे और ये भी कहेंगे कि इंस्टॉल करते समय जो भी परमिशन मांगे सबको अलाउ कर दीजिएगा, तभी ऐप काम करेगी। और लोग घबराहट में कर भी देके होंगे। हाँ। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई इन सभी परमिशंस को अलाउ कर देता है तो वो उस ऐप को अपने SMS पढ़ने, कॉल रिकॉर्ड करने, गैलरी देखने और यहाँ तक कि स्क्रीन पर टाइप की गई हर चीज को रिकॉर्ड करने की इजाजत दे देता है। बाप रे। इसके बाद उन्हें आपसे OTP पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो आपके SMS इनबॉक्स से OTP खुद ही पढ़ लेते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये तो एक पूरा चक्रव्यूह है। भरोसे से शुरू होकर, डर पैदा करके और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेना। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान इस चक्रव्यूह को तोड़े कैसे? खतरे के वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जो जानकारी हमने देखी है उसमें कुछ बहुत ही स्पष्ट रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत बताए गए हैं। इन्हें नियम की तरह याद रखना चाहिए। बताइए। पहला और सबसे बड़ा नियम, कोई भी असली बैंक या कंपनी का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे कभी भी आपका पासवर्ड, UPI पिन या OTP नहीं मांगेगा, कभी नहीं। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। दूसरा, कोई भी वैध कस्टमर सपोर्ट आपको एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसी स्क्रीन शेयरिंग ऐप या कोई अनजान .apk फाइल इंस्टॉल करने के लिए कभी नहीं कहेगा। उनकी अपनी सुरक्षित प्रक्रियाएं होती हैं। और एक और क्लासिक ट्रिक जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है, सर रिफंड प्रोसेस करने के लिए आपको पहले हमें 10 रुपए भेजने होंगे ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो सके। हाँ, ये 100% घोटाला है। कोई भी कंपनी रिफंड देने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती। लेकिन इन सभी संकेतों से भी ज्यादा जरूरी एक गोल्डन रूल है, और वो है क्या? मदद मांगने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नंबर को भी पहले वेरीफाई करें। हमारी सारी समस्या की जड़ ही वो पहला कदम है जब हम एक अविश्वसनीय स्रोत से मिले नंबर पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे जरूरी बात है। तो फिर वेरीफाई करने के सही और सुरक्षित तरीके क्या हैं? गूगल पर भरोसा नहीं करना है तो किस पर करें? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और सुरक्षित रास्ते हैं। पहला, हमेशा कंपनी के आधिकारिक ऐप मतलब ऑफिशियल ऐप के अंदर दिए गए हेल्प, सपोर्ट या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में
दिए गए नंबर या चैट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ये सबसे सुरक्षित है। हाँ, दूसरा, अगर वेबसाइट पर जा रहे हैं तो गूगल सर्च के लिंक पर क्लिक करने के बजाय ब्राउजर में वेबसाइट का पता खुद टाइप करें, जैसे www.sbi.co.in। और पुराने तरीके भी तो हैं जो आज भी काम करते हैं ना। बिल्कुल। तीसरा और सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है अपने बैंक की पासबुक या आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड के पीछे छपे हुए कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल करना। वो नंबर तो कभी गलत नहीं हो सकता। कभी नहीं। और आखिर में, अगर सोशल मीडिया से मदद ले रहे हैं तो सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स, यानी जिन पर नीला टिक लगा हो, उन्हीं पर भरोसा करें। तो मूल बात यह है कि कुछ सेकंड की अतिरिक्त सावधानी हमें एक बहुत बड़े वित्तीय और मानसिक सदमे से बचा सकती है। हमें जानकारी के स्रोत पर शक करने की आदत डालनी होगी। हाँ, बिल्कुल। गूगल एक बेहतरीन सर्च इंजन है, लेकिन वो कोई वेरिफिकेशन एजेंसी नहीं है। वो सिर्फ वही दिखाता है जो इंटरनेट पर मौजूद है, चाहे वो सही हो या गलत। चलिए अब एक मुश्किल लेकिन जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए इन सब सावधानियों के बावजूद कोई इंसान इस जाल में फंस ही जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। उस वक्त उसे तुरंत क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में हर एक सेकंड कीमती होता है। इसे साइबर क्राइम की दुनिया में गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर? हाँ, यानी घटना के बाद का पहला घंटा। जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। स्रोत के अनुसार 3 तत्काल कदम उठाने चाहिए। क्या है वो? सबसे पहला, तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। ये नंबर खास तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। ये नंबर क्या करता है? जब आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी देते हैं तो ये एक मैकेनिज्म को सक्रिय कर देता है जो आपके बैंक और जिस बैंक में पैसा गया है, दोनों को तुरंत अलर्ट भेजता है, ताकि धोखेबाज के अकाउंट को फ्रीज किया जा सके। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ। और दूसरा कदम https://www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें। ये कानूनी प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अपने बैंक को तुरंत फोन करके अपने सभी कार्ड्स और नेट बैंकिंग को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं, ताकि और कोई लेन देन ना हो सके। तो ये रेस समय के खिलाफ है। जितनी तेजी उतनी ज्यादा उम्मीद। बिल्कुल। देरी का मतलब है कि धोखेबाज को पैसा निकालकर गायब होने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक साधारण गूगल सर्च जो मदद के लिए की गई थी, एक बड़े वित्तीय धोखे का दरवाजा खोल सकती है। हाँ। धोखेबाज एसईओ, विज्ञापनों, भरोसे और डर जैसी मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसना बहुत आसान है। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस जाल से बचना भी उतना ही आसान है, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें। गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, कस्टमर केयर नंबर को हमेशा आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोत से ही वेरीफाई करें, चाहे वो ऐप हो, बैंक की पासबुक हो या आधिकारिक वेबसाइट हो। हाँ, और घबराहट में कोई भी फैसला न लें। यहाँ पर जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये पूरा घोटाला तकनीक से ज्यादा मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। वे हमारे भरोसे, हमारे डर और हमारी मदद की जरूरत का फायदा उठाते हैं। एकदम सही। इस धोखे का मूल आधार है जल्दबाजी और भरोसे का शोषण, और इससे बचने का मूल मंत्र है शक करना और जांचना। हाँ। जब भी पैसे का मामला हो तो हमेशा एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये सही लग रहा है? घबराहट को अपनी सावधानी पर हावी न होने दे। बहुत खूब। ये एक बेहतरीन सारांश है, और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। आज की हमारी ये चर्चा ऑनलाइन मिलने वाले कस्टमर केयर नंबरों को वेरीफाई करने पर केंद्रित थी, लेकिन ये एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या? एक ऐसे युग में जहां जानकारी में हेर फेर करना, डीप फेक बनाना और झूठी खबरें फैलाना इतना आसान हो गया है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी और कौन सी सामान्य लगने वाली जानकारियां हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले हमें उन्हें दोबारा जांचने की आदत डाल लेनी चाहिए? वो चाहे व्हाट्सएप पर आया कोई मैसेज हो या सोशल मीडिया पर दिखी कोई खबर। हाँ, सोचने वाली बात है।